हमल के दौरान ब्लीडिंग होना, चाहे वो हमल की किसी भी ड्यूरेशन में हो, एक कॉम्प्लिकेशन है, एक पेचीदगी है जिसको टाइमली डायग्नोज और मैनेज होना चाहिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लीडिंग क्यों होती है और उसको हम मैनेज और ट्रीट कैसे कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। हमल के दौरान जब भी कभी ब्लीडिंग होती है तो डेफिनेटली आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली क्योंकि इन्वॉल्व होती है प्रेगनेंसी में, और ये घर के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। लेकिन इसके बरक्स कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनको अगर ब्लीडिंग होती भी है तो वो उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेती हैं कि बस थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक हो जाएगी, कोई इतना ख़ास इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये एक सडन आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, चाहे वो प्रेगनेंसी का कोई भी टाइम है। अब इसकी वजूहात में क्या होता है कि अगर तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग यानी पहले 12 हफ्ते के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, उसमें या तो ये थ्रेटेंड अबॉर्शन हो सकता है कि आपका मिसकैरेज होने वाला है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई, रुक गई, आपने टाइमली जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया और वो अगर मैनेजमेंट हो गई, दवाइयाँ हो गई तो वो रुक जाती है, तो आपका जो प्रेगनेंसी है वो सेफ रहती है। लेकिन अगर आप उसको ना फॉलो करें, आप एडवाइसेस को ना देखें, मेडिसिन ना लें, तो ये इनएविटेबल अबॉर्शन यानी कि प्रॉपरली अबॉर्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। और कई दफ़ा सिचुएशन ही ऐसी होती है कि स्ट्रेट अवे आपका अबॉर्शन ही हो रहा होता है। जो एक और स्टेट है उसमें ये होता है कि एक दफ़ा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यानी कि प्रेगनेंसी आपके यूट्रस में नहीं होती लेकिन वो आपके ट्यूब में होती है, और उससे कई दफ़ा थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या पेन होती है जिसको कई दफ़ा इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन वो बाद में एक बहुत बड़ा डिजास्टर में एंड अप कर सकते हैं। कई दफ़ा यूरिन इन्फेक्शन इतनी स्वेयर हो जाती है कि जब आप यूरिन के लिए जाती हैं तो आप देखती हैं कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें यूरिन इन्फेक्शन को भी टाइमली डायग्नोज और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी अगर देखा जाए तो पहली दोनों रीजंस तो यही होती हैं कि थ्रेटेंड मिसकैरेज हो सकता है, या फिर ये है कि आपका मिसकैरेज प्रॉपरली मिसकैरेज ही हो रहा है। उसके अलावा जो एक और मेन कॉज है वो है आमल का नीचे होना। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से अब आगे डिस्कशन करने वाली हूँ क्योंकि ये एक आजकल एक बहुत ही कॉमन सिम्टम आ रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आंवल नीचे है, इसके बारे में हमें बताएं। कई दफ़ा ये होता है कि अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो मोस्टली आपका क्योंकि स्कैन हो चुका होता है तो ये चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं कि आपके आंवल की पोजीशन क्या है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर जो है आंवल ने आपके यूट्रस के मुंह को कवर नहीं किया हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है आंवल जो है वापस ऊपर को जाने लग जाती है। कई दफ़ा आंवल जो है वो सिर्फ जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसके मुंह को प्रॉपरली उसने कवर किया होता है, यानी ये वो जगह है बच्चेदानी का मुंह जो है वहां से आपकी डिलीवरी होनी है, वहां पर बेबी का हेड होना चाहिए आइडियली, लेकिन हेड की जगह पे आपके जो है वो आंवल है वहां पे मौजूद है। सो इससे जो है वो हर वक्त कभी ना कभी आपको स्पॉटिंग जो है वो रहती है। ये जो बच्चेदानी के मुंह पे जो आंवल अटैच होती है ये बहुत लेस लाइकली होता है कि ये माइग्रेट करे, इसमें सिर्फ 1 से 2% चांसेस होते हैं कि वो माइग्रेट कर जाए। लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड में आपको ये बताया गया है कि आपकी आंवल लो लाइंग है तो इसके चांसेस होते हैं कि ये ऊपर चली जाए, और अगर कवरिंग द ऑस है तो उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अब एहतियात क्या करनी है कि अगर तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही आपको प्लेसेंटा, इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही आपको बता दिया गया है कि आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपने बहुत सारी नॉर्म्स जो कि हम प्रेगनेंसी में कहते हैं उनको फॉलो नहीं करना। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करनी, आपने वज़न नहीं उठाना, आपने पैरों के बल नहीं बैठना, यहाँ तक कि कई पेशेंट्स को हम इंटरकोर्स से भी अवॉइड करने का मशवरा देते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को नहीं उठाना, ज़्यादा देर खड़े नहीं होना। कई पेशेंट्स की तो यहाँ तक होता है कि उनको हम प्रॉपर बेड रेस्ट कहते हैं कि आपने अगर वॉशरूम भी जाना है तो वॉशरूम नहीं जाना बल्कि आपने बेड पैन्स यूज़ करने हैं। ये हम प्रीविया 3 या प्रीविया 4 जो कि कंप्लीटली कवरिंग द ऑस होता है उसमें हम कहते हैं। लेकिन अगर लो लाइंग है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, उसमें आप थोड़ी बहुत अपनी मोबिलिटी जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको कुछ मेडिकेशंस देते हैं। अगर तो इसमें आपने ये देखना होता है कि अगर आपको एक दफ़ा ब्लीडिंग शुरू हो जाए, आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है लेकिन आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो
ऑफ एंड ऑन आपको ब्लीडिंग रहती है, तो इसमें आपको एक तो अपने डॉक्टर के साथ थ्रू आउट कोऑर्डिनेशन रखनी है, अपने विजिट्स को रेगुलर रखना है, स्कैन्स को रेगुलर रखना है, अपनी ब्लीडिंग पे ध्यान देना है। जैसे ही ब्लीडिंग एक रेगुलर अमाउंट से ज़्यादा होने लग जाती है, तो यहाँ तक कि हमें पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है, इंजेक्शंस लगाकर भी उनके जो है वो उनकी जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करना पड़ सकता है। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि आपकी प्रेगनेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया जा सके। और अक्सर तो मुझसे ये सवाल किया जाता है कि मेरा प्लेसेंटा प्रीविया है, तो क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ वेरी बिग कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर आपका प्लेसेंटा नीचे है, यूट्रस के मुंह के आगे है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ऐसी सूरत में आपकी जान को बेहद खतरा होगा अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं, या कोई आपको कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आंवल नीचे है तो हम नॉर्मल डिलीवरी करें। उसकी वजह यह है कि जो आंवल होती है उसमें खून की शरेयानें होती हैं। जब आप बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो नॉर्मली बच्चे का सर सामने होता है, बच्चा होता है, बच्चा नीचे को आता है। लेकिन जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है और अगर आंवल होती है, तो वो सारी शरेयानें, वो सारे वेसल्स जो यूट्रस के साथ अटैच होते हैं वो खुल जाते हैं, वो फट जाते हैं, और उससे हेमरेज की हद तक जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि जानलेवा भी साबित होती है। तो अगर तो आपका टाइप 3 या टाइप 4 प्लेसेंटा है, तो आपने ये मेक श्योर करना है, आपकी डॉक्टर आपको बता चुकी होंगी कि आपका ऑपरेशन ही होगा। उसमें आपकी डॉक्टर आपको एक सर्टेन डेट देती है, और हम दुआ करते हैं कि जो आपकी डेट हो वहाँ तक आप चली जाएं, उससे पहले कोई ऐसा ब्लीडिंग का, हैवी हैमरेज का जो है वो ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। बिकॉज अगर उससे पहले बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो कई दफ़ा हमें टाइम से पहले डिलीवरी करनी पड़ती है, और यहाँ तक कि ब्लीडिंग इतनी हैवी हो जाती है कि हमें पेशेंट से हमें कंसेंट भी लेना होता है कि आपकी बच्चेदानी भी निकालनी पड़ सकती है, यहाँ तक कि खुदा न खास्ता पेशेंट की जान भी जा सकती है। आपके ऑपरेशन के लिए कम से कम 4 से 5 बोतलें जो है खून रेडी होना चाहिए। आपका डोनर जो है वो क्रॉस मैच होना चाहिए, 2-3 बोतलें जो हैं वो रेडी होनी चाहिए, ताकि ड्यूरिंग प्रोसीजर, ऑपरेशन के दौरान अगर खून की ज़रूरत पड़ती है तो आपका खून जो है फ़ौरन से पहले आपको ऑपरेशन थिएटर में अवेलेबल कर दिया जाए। अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर आपकी आंवल नीचे है, तो आपको बहुत ख्याल रखना है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी कि आपकी एचबी जो है वो कम से कम 11 तो ज़रूर हो। 11 से लो आपकी एचबी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ कई दफ़ा प्लेसेंटा प्रीविया के ऑपरेशन के दौरान जब आप बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। एक और जो बहुत सिवियर कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया तो होता है, लेकिन वो उसकी जो जड़ें हैं वो भी यूट्रस तक गई होती हैं, और कई दफ़ा वो जड़ें यूट्रस से बाहर भी आ रही होती हैं। तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम फटाफट बच्चे को निकाल के प्लेसेंटा को छेड़ते भी नहीं हैं, हमें डायरेक्ट जो है वो बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। इसलिए आपके ऑपरेशन से पहले प्लेसेंटा प्रीविया अगर डायग्नोस्ड है, तो आपकी फैमिली से, आपके हस्बैंड से ये कंसेंट लिया जाता है कि आपकी जान बचाने के लिए हमें आपकी जो बच्चेदानी है वो भी निकालनी पड़ सकती है। सो अगर आप डायग्नोस्ड है विद प्लेसेंटा प्रीविया, और अगर आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग रहती है, तो आपको इसको किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं करना।